रेजोनेंस का एक स्पेसिफिक पार्ट है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि वो आगे यहां कनेक्ट भी करेगा, साथ में उस बेसिस पे आपके 2-3 जो क्वेश्चन दिए बेटा वो भी आपके आराम से हो जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास, मैं उस पर्टिकुलर कंडीशन पर आना चाहता हूं, सर इफेक्ट। ठीक है, सर इफेक्ट। ये बेटा हमारे पास स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का जो बेसिकली बेटा रेजोनेंस को इनहिबिट करना मीन्स कि रेजोनेंस आपका क्यों इनहिबिट हो रहा है, ये प्रॉपरली यहां से आपको पता चलेगा, और किस बेसिस पे हो रहा है ये भी यहां पर आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। सो इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है आपके उस स्टेरिक कंडीशन पे। स्टेरिक का मतलब होता है बेटा बल्कि ग्रुप की वजह से उस कंडीशन को क्रिएट करना जिसमें वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये चीज आपको प्रॉपर्ली लिखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बेटा यहां पर अगर लिखोगे नहीं तो बाद में खुद ही पता चलेगा कि भाई वो सर इफेक्ट बना क्यों। तो मेरा पॉइंट यह बेटा कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का मेन पॉइंट है कि रेजोनेंस को इनहिबिट करना। इनहिबिट मतलब रोकना, रेजोनेंस होने से उस चीज को रोकना, और वो किसके बेसिस पे हो रहा है? स्टेरिक के बेसिस पे। और स्टेरिक का मतलब स्टेरिक क्यों जनरेट होगा? बल्कि ग्रुप की वजह से। बल्कि ग्रुप आजू बाजू में अगर प्रेजेंट होंगे बेटा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इसको समझना है तो मैं आपको बताता हूं। आपने बलून देखा होगा बेटा, बलून में जब आप वो एयर फिल करते हो तो जितना बलून में ज्यादा एयर होती है, जब उन दोनों को आप दो बलून आपने लिए सपोज करो, तो उन दोनों में एयर ज्यादा होगी तो उनने स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई किया होगा, हाँ कि ना? तो अब आप क्या करो बेटा, दोनों बलून को एक थ्रेड जो आपने थ्रेड बनाया उस थ्रेड में पकड़ के बांध के अपने हाथ पर रखा है, तो आप देखते हो उनमें क्या लगता है? आपस में फोर्स लगता है, एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट करते हैं। होता है कि नहीं होता? देखा है? अरे देखा है, हाँ कि ना? तो ये सब चीजें क्या है प्रैक्टिकली जो देखी है बेटा, उसके बेसिस में मैं आपको समझा रहा हूं। तो वो जो बल्कि जो पार्ट बना, जो बड़े बैलून बने, उनमें वो रिपल्सन ज्यादा होता है। अगर वो छोटे होंगे तो रिपल्सन कम होगा, मतलब एक दूसरे को रिपेल कम करेंगे। सेम कंडीशन यहां पर भी वही चल रही है कि जितने बड़े ग्रुप होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे बेटा, वो रिपल्सन क्रिएट करेंगे, और उसकी वजह से ही ये इफेक्ट जनरेट होता है। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, यहां पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो उसकी वजह से जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है बेटा, वो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, मतलब वो रेजोनेंस को होने से रोकेगा। अब कैसे रोकेगा, क्या कंडीशन है, ये हम यहां पर डिस्कस करने के लिए जाते हैं। तो ध्यान दो बेटा, हमारे पास अगर बेंजीन रिंग में उसके एक इस पोजीशन पर एक कोई ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप जैसे हमारे पास NO2 हो सकता है, ये ग्रुप हमारे पास N पे CH3 इस टाइप के ग्रुप हो सकते हैं, ये यहां पर COH ग्रुप हो सकता है, इस टाइप के बल्कि ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस टाइप के जो ग्रुप है, तो ये ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, तो इनके ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं कोई एक बल्कि ग्रुप लगा दूं, अब बल्कि ग्रुप तो समझ में आ रहा कैसा लगा है, देखो, तो ये बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगाने से देखो यहां भी है, यहां भी है, तो इसको रिपल्सन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा पार्ट एक दूसरे से रिपेल होना स्टार्ट होता है। ये रिपल्सन की वजह से ऑब्वियस है, जितना ज्यादा रिपल्सन मिलेगा बेटा, उसको वहां रहना इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा?
डिफिकल्ट होगा, और जब वो डिफिकल्ट होगा बेटा तो ये क्या कर देता है, ये ग्रुप जो है बेटा वो एक्चुअली इस प्लेन से आउट ऑफ प्लेन आ जाता है, आउट ऑफ प्लेन ये ग्रुप आपका आ जाने वाला है। मतलब वो कैसा दिखेगा, इस टाइप से, इस प्लेन के बाहर आ जाएगा इस तरीके से, समझे? ये प्लेन है ना, अरे हाँ कि ना, तो इस प्लेन के बाहर आ जाएगा या इस प्लेन के अंदर चले जाएगा, मतलब इस प्लेन में नहीं रहेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ये सुनो, जब वो प्लेन में नहीं रहा बेटा तो अब वो स्ट्रक्चर या वो ग्रुप अब प्लेनर में नहीं रहना चाहेगा, और जब वो प्लेन में नहीं रहा तो वो कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ये पता है कि रेजोनेंस के लिए प्लेनर होना मस्ट है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना मस्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ये सुनो, तो अब क्या होगा बेटा, जब वो आउट ऑफ प्लेन आ गया तो ये ग्रुप कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ग्रुप अब आपको अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है बेटा तो ये ग्रुप कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, या तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। डॉटेड लाइन से दिखा दो उस तरीके से या इस तरीके से दिखा दो, मतलब वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर से अब वो प्लेनर नहीं बना। सुनिएगा बेटा मेरी बात को बहुत अच्छे से, वो प्लेन में नहीं रहा तो ये प्लेन में नहीं होने की वजह से आउट ऑफ प्लेन आ गया। इट इज नॉट इन्वॉल्व, इट is not involved in resonance, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। और जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा बेटा, जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि बेटा अब आप यहां सीधे सीधे कह सकते हो कि उसमें वो प्लस एम माइनस एम नहीं दिखेगा। बोलो ये सुनो, तो वो प्लस एम माइनस एम वो फिर दिखाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिलोकेशन में जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेन ग्रुप आ चुका है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम यहां पर बोलते हैं बेटा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। उसने रेजोनेंस को इनहिबिट कर दिया, किया कि नहीं किया बताओ? अगर ये ग्रुप नहीं होते तो रेजोनेंस हो रहा था ना उसमें बेटा। अगर ये अभी NO2 लगा लो, यहां पर NO2 यहां लगा लो, तो NO2 में अगर आपके ये दो ग्रुप नहीं है तो रेजोनेंस हो रहा था, विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ पार्टिसिपेट कर रहा था, माइनस एम दिखा रहा था। अरे हाँ, लेकिन जैसे ही बेटा मैंने यहां पर बल्कि ग्रुप लगा दिए तो अब ये NO2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो अब क्या वो कंजुगेशन का पार्ट बनेगा? नहीं। अब वो रेजोनेंस दिखाएगा रिंग के साथ? नहीं। तो नहीं दिखाएगा बेटा, माइनस एम भी नहीं मिलेगा। फिर क्या सोचोगे? केवल माइनस आई के लिए सोचोगे? यस और नो? तो वो जो चेंज हो रहा है बेटा वो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, वो बल्कि ग्रुप आए तो उसने क्राउडिंग क्रिएट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा हमारे पास, वो कंप्लीट रेजोनेंस को होने से रोक दिया, जिसे हमने क्या बोला, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और इसी इफेक्ट को बोला जाता है सर इफेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो वो उसका इनिशिएशन क्यों हुआ, ये कनेक्ट हुआ सबको? ठीक है। तो वो ग्रुप आउट ऑफ प्लेन आ जाता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, इससे हमारे पास बेटा वहां पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस दिखता है, इसी वजह से सर इफेक्ट वहां पर जनरेट होता है। गॉट इट एवरीवन? तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि बेटा यहां पर कोई भी ग्रुप जी की जगह पर अगर मैं कोई ग्रुप लगा दो जो आपके सामने लिखे हैं, तो जो भी मैं ग्रुप लगाऊंगा बेटा उसके बेसिस पे वो ना प्लस एम दिखा पाएंगे ना माइनस एम दिखा पाएंगे। डन? अगर वो प्लस एम माइनस एम नहीं दिखा रहे हैं तो फिर बेटा हमारे पास वो केवल डिस्टेंस सिंपल मॉलिक्यूल की तरफ बिहेव करेगा, फिर वो इंडक्टिव इफेक्ट ही दिखा सकता है। क्या मेरी बात सब समझे? यस और नो? तो इस टाइप से बेटा आपका सर इफेक्ट आपके साथ जो चलेगा। इसी में एक और पॉइंट आता है जो हम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में, स्पेशली बेसिक स्ट्रेंथ में डिस्कस करेंगे, SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो इसको भी हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इतना समझ में आया पहले सबको बताइए? यस और नो? क्लियर है? तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इससे मैंने आपको कंप्लीटली यहां पर बता दिया। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक। अब बेटा
हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको फिर से बोलूंगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उसमें सबसे पहले हमारे पास हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपका इक्विलिब्रियम चालू हो गया? ठीक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में बेटा हमारे पास जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि किस तरीके से हम चलेंगे, किस तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक थ्योरीज पे मैं आ जाता हूं। बेसिक थ्योरी क्या कहती है, ठीक है? उन बेसिक थ्योरी जो आपने 9th 10th में भी डिस्कस किया है, और यहां पर आपको मैं इसलिए इक्विलिब्रियम पूछ रहा था कि इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको डिटेल में डिस्कस करनी है, ठीक है? यहां पर जितना रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? बाकी डिटेल में डिस्कशन आप आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में उस एसिड बेस थ्योरी के पार्ट से करोगे, ठीक है? लेकिन यहां जितना रिक्वायरमेंट मैं आपको समझा दूंगा। तो बेटा एसिड बेस थ्योरी में जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे, जो पहले हम थ्योरी में, बेसिक थ्योरी में जाते हैं, तो मैं बेसिक टर्म में मूव करता हूं पहले बेटा। तो बेसिक हमारे पास जो कंडीशन है, पहला थ्योरी अगर हम बात करें बेटा, अरेनियस एसिड बेस थ्योरी, अरेनियस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है? दूसरा हमारे पास आता है बेटा ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस, ठीक है? और तीसरा हमारे पास आता है बेटा लुईस एसिड बेस, लुईस एसिड बेस, ठीक है? ये तीन थ्योरी हमारे पास बेसिकली यहां पर चलेंगे बेटा। तो इसमें जो बात करी गई है बेटा अरेनियस में, तो अरेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है, एसिड के डेफिनेशन को उसने बात कर रखी है कि एसिड वो होता है, इट डोनेट H पॉजिटिव इन वाटर इज नोन एज एसिड। एंड बेस क्या है बेटा हमारे पास? इट डोनेट OH नेगेटिव इन वाटर। मतलब इसके लिए वाटर का होना मस्ट है, यानी मीडियम का होना मस्ट है। मीडियम मेरे लिए वाटर, और वाटर इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है? तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो बेटा उसमें आपके किसी को भी आप यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अरेनियस के बेसिस पे बात हुई। अगर हम ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेसिस कॉन्सेप्ट से जाते हैं, तो जो प्रोटॉन डोनर होता है, जो प्रोटॉन डोनर होता है बेटा, वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है बेटा, वो बेस होता है। तो यहां पर भी आपको चीजें बहुत क्लियरली पता चल रही होगी कि एसिड बेस में के प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव ही है, कुछ नया नहीं है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव की ही मैं बात करना चाह रहा हूं। अब इसको प्रोटॉन क्यों बोलते हैं तो सब समझते हैं ना, हाँ के ना? ठीक है, हम आ जाते बेटा इस केसेस में, लुईस एसिड बेस में। तो लुईस एसिड बेस बोलता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा बेटा वो होगा बेस, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा बेटा वो होगा एसिड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा बेटा वो हमारे पास बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा हमारे पास एसिड, सही है? अब इसका एग्जांपल आपने केमिकल बॉन्ड में भी पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। NH3 इसके पास एक लोन पेयर,
और BH3 इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। पढ़ा है ना? अब ये मत कहना कि सर ये भी नहीं पढ़ा, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ पढ़ा है ना? ठीक। तो क्या होता है बेटा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो एक लुईस बेस, एक लुईस एसिड है। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ पाए ना बेटा सब लोग? तो लुईस एसिड कौन है? जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, जिसने लिया, एक्सेप्टर लिखा है। और लुईस बेस कौन होगा? जिसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। इज दैट क्लियर? तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा बेटा, और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? अरे समझे? ठीक। क्या इतनी बात सबको कनेक्ट करी? तो ये एक बेसिक आइडियाज कि जहां से आप बेसिक वे में चीजों को समझ पाओगे बेटा, जो आगे जाके आपको बहुत काम आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरी बात ये बोल दूं, ये थ्योरी इतनी छोटी नहीं है, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि बेटा ये एक एक लाइन में खत्म हो जाती है। ये थ्योरी बहुत बड़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे यहां पर काम इतना ही है बेटा। बाकी इसका जो एक्चुअल यूज देखोगे आप आयनिक इक्विलिब्रियम में देखोगे, तो वहां आप डिटेल में पढ़िएगा। मैं वहां पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां जितना रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक में, जितना आपको चाहिए उतना मैंने आपको बता दिया है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक। मैं आता हूं बेटा आगे। अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। जब हम बात करते हैं बेटा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे, तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जो आता है, मैं आपको समझा दे रहा हूं बेटा, वो आता है पीके वैल्यू से। कहां से? पीके वैल्यू या पीएच वैल्यू से भी आप निकाल सकते हो। पीकेए, अब ये क्या होता है थोड़ा सा इसको मैं समझाना चाह रहा हूं। अब वो अलग बात है कि बेटा देखो आपको कितना कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली कनेक्टेड है इक्विलिब्रियम से, कंप्लीटली इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड है। ठीक है? कितना समझ में आएगा मुझे नहीं पता, बिकॉज इसलिए कह देता हूं क्योंकि इक्विलिब्रियम आपने अभी डिस्कशन नहीं किया, तो आपको ये नहीं पता कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। जैसे आप संतुलन बोलते हो, ठीक है ना? तो वो इक्विलिब्रियम क्या होता है ये अभी तक आपको नहीं पता। तो कितना समझ में आ रहा है ये मेरे लिए मैटर नहीं करेगा, लेकिन लास्ट में एक कंडीशन बनाऊंगा बेटा, उसके बेसिस पे वो कंडीशन जरूर याद कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू से आपको अगर पीके वैल्यू दे दिया तो आप कैसे उस चीज को समझ पाओगे, वो मेरे लिए मस्ट है। तो मैं समझाने की कोशिश जरूर करूंगा कि भाई मैं इक्विलिब्रियम से कैसे रिलेट कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम में बेटा अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश होती है, तो पहला पार्ट बेटा उस रिएक्शन के लिए, उस सिस्टम के लिए क्लोज कंटेनर में होना जरूरी है। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो कंटेनर कैसा हो? क्लोज हो। तो अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है तो क्लोज कंटेनर में हो, पहली कंडीशन। जब वो क्लोज कंटेनर में होगी तो रिएक्शन हो जाएगी रिवर्सिबल। अब मुझे बताए रिवर्सिबल समझते हैं? जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाए, समझे? तो ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करे उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। डन? तो रिएक्शन रिवर्सिबल होना मस्ट है, और रिएक्शन रिवर्सिबल तभी हो सकती है जब कंटेनर क्लोज हो। अगर कंटेनर ओपन होगा तो कुछ चीजें तो बाहर निकल जाएंगे ना इन्वायरमेंट पे, क्या फिर उनको पकड़ के ढूंढते लाओगे क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसे क्या करेंगे बेटा, हम कंटेनर कैसा लेंगे? क्लोज कंटेनर, यानी हमारे पास क्लोज कंटेनर में ही ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जिसे हम रिवर्सिबल बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? और कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा किसी भी वीक एसिड को, ये मैं एसिड लिखता हूं, वीक एसिड नहीं लिखूं, मैं फिर बाद में बताऊंगा आपको। कोई भी एसिड लिखूं बेटा HA, अगर ये रिवर्सिबल है, मतलब ये रिएक्शन भी क्लोज कंटेनर में हो रही है कह सकते हैं, तो अपना वाटर में जब वो टूटेगा तो H3O आयन दे देगा प्लस A नेगेटिव आयन दे देगा। तो सबसे पहली बात
कि बेटा अब मैं इसको एक जनरल रिलेट आपको करना चाहता हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये अच्छे से कनेक्ट कर पाओ तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। तो मुझे बताइए बेटा, इस H3O पॉजिटिव में जब मैंने रिएक्शन रिवर्सिबल बोला, मतलब ये रिएक्शन इधर भी जा सकती है, रिएक्शन इधर भी जा सकती है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? मतलब ये भी बनेगा और इधर भी ये रिएक्शन जा रही, तो HA भी बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? अब बेटा इससे ये कंप्लीटली समझ में आ रहा है कि भाई वो H आयन दे भी रहा है और H आयन को गेन करके फिर से HA में कन्वर्ट हो भी जा रहा है। डन? तो ऐसे एसिड कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो टूट भी रहे, बन भी रहे, तो इसका मतलब तो ये कि कंप्लीटली टूट नहीं पाएंगे। बोला हाँ कि ना? आई रिपीट कि वो टूट भी रहा है अपने आयंस में और उसी आयन से वो HA बना भी रहा है। तो क्या आप कह पाओगे कि वो 100% टूट गए? नहीं पॉसिबल है ना? यस और नो? तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये जनरली हमारे पास ये ऐसे कंडीशन क्रिएट करेंगे, ये ऐसी कंडीशन होगी जहां पर 100% अगर कोई एसिड जो है वो टूट जा रहा है, 100% कोई एसिड टूट रहा है अपने आयंस में, यानी H पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब बेटा जो 100% टूट रहा है वो एसिड H आयन मैक्सिमम देगा वाटर में, हाँ कि ना? अगर वो मैक्सिमम दे रहा बेटा तो इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर हमारे पास वो 100% नहीं टूट पा रहा है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रहा है, तो वो 100% कभी नहीं टूटेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसे दो एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूं प्रॉपरली, कि एक है HCl। HCl को जब आप पानी में डालते हो बेटा तो ये अपने आयंस में कंप्लीटली टूटेगा, ये तो सबको पता होना चाहिए बेटा। आप पानी में डालोगे तो बेटा HCl को HCl टूट जाता है, हम ये कहते हैं टूटना, मतलब यहां वो कंप्लीटली टूट रहा है, 100% डिसोसिएशन। तो आप देखो एरो मैंने सिंगल डायरेक्शन में बनाया है, ठीक है? अरे समझे? लेकिन अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं एसिटिक एसिड की, तो ये अपने आयंस में कंप्लीटली पानी में नहीं टूटता है, देगा इस टाइप के आयंस ही, लेकिन अपने आयंस में कंप्लीटली नहीं टूट पाएगा अगर मैंने रिवर्सिबल साइन बनाया है। अब देखो बेटा ये सब चीजें प्रैक्टिकली बताई गई है, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं आपको, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, कि जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है बेटा उसे हम बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? और अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं आपको यहीं से एक जनरल स्टेटमेंट बनाऊंगा। अगर रिएक्शन ऐसे बना के दिया फिर तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि रिवर्सिबल लिखा है, इसका मतलब कंप्लीट नहीं टूटेगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अगर बेटा आपको रिएक्शन बना के नहीं दिया है तो कैसे कनेक्ट करोगे, मैं आपको बताता हूं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है, यह बात कहनी है कि इनऑर्गेनिक एसिड्स आर अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन द ऑर्गेनिक एसिड्स। I repeat, inorganic acids are a stronger acid than the organic acids. जो इनऑर्गेनिक एसिड है बेटा, या इनऑर्गेनिक जो हमारे पास एसिड होंगे वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, या उनका नेचर स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, या वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स। इज दैट क्लियर? अब इतना तो आप पहचान सकते हो कि कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है, बताओ हाँ कि ना? भाई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर अपने को पहचानने में आ गया तो अपन सेपरेट कर सकते हैं कि भाई कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब आप ऊपर वाले और नीचे वाले में देखिए बेटा, कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक है? ऊपर वाला इनऑर्गेनिक है, नीचे वाला ऑर्गेनिक है। तो हमें पता चल जाएगा बेटा जो ऑर्गेनिक है वो कम एसिडिक होगा, यस और नो? और इनऑर्गेनिक वाला ज्यादा एसिडिक होगा,
और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली अपने एंड में टूटेगा, इसका मतलब वो 100% डिसोसिएशन दिखाएगा। और अगर वो ये 100% नहीं टूट रहा है, इसका मतलब क्या बेटा, वो वीक एसिड है। तो अगर आपके लिए ये साइन नहीं बना है, आपको पहचानना है, तो पहचानने का दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप क्या ढूंढो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। कौन ऑर्गेनिक है, कौन इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में इनऑर्गेनिक ज्यादा एसिडिक होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, उनका डिसोसिएशन ऑब्वियस है ज्यादा होगा। और ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं बेटा, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन में आपको इजीली इनसे कंप्लीटली पता चलेगा। हां ये बात सही है बेटा, मैं ऐसा कह दूं कि ये सभी केसेस में एप्लीकेबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हां इससे आपके 90 to 95% क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अभी अपने को उसी पे जाना है कि 90 to 95% क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। समझे, अरे समझे मेरी बात को। तो अब अगर ये समझ में आया कि ये वीक एसिड है, तो ये ध्यान यहीं से रख लो बेटा कि अपने आयन में कभी भी 100% नहीं टूटेगा। अगर वीक एसिड है तो अपने आयंस में कभी भी 100% नहीं टूटेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अरे यस और नो? तो अगर अपने आयंस में 100% नहीं टूट रहा है तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। अरे समझे? और अगर वो रिवर्सिबल है बेटा तो इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है। देखो मैंने अब आपको कहां से चीजों को किस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद ये चीजें दिक्कत नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? जो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी बेटा वही इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, पहले तो ये समझ जाओ। और रिवर्सिबल क्यों होगी ये भी ध्यान दो कि जो एसिड अपने आयंस में या जो बेस अपने आयंस में कंप्लीटली नहीं टूटेगा, बेस के लिए भी यही बात होगी। जो अपने आयंस में कंप्लीटली नहीं टूट रहा है बेटा, ऑब्वियस है कि बेटा वो रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाएगा, और रिवर्सिबल दिखाएगा मतलब उसमें इक्विलिब्रियम 100% सेटअप होगा। यस और नो? यानी मेरे लिए इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। डन? अरे समझे? तो अब बेटा वो अपने आयंस में टूटा, अब टूटा तो आगे का स्टेप इक्विलिब्रियम का है, उस पर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इक्विलिब्रियम ये कहता है बेटा ये फॉरवर्ड का रेट है, ये बैकवर्ड का रेट है। एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, आर ऑफ फॉरवर्ड विच इज इक्वल टू आर ऑफ बैकवर्ड होना चाहिए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट दोनों का क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है बेटा कि कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना मस्ट है। देखो इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन का इक्वल होना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना मस्ट है। इक्वल हो जाए बात ठीक है, चलेगा, लेकिन इक्वल के साथ कांस्टेंट ना हो तो गलत हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया मेरे लिए? कांस्टेंट होना। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो पहली कंडीशन, दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए। पहली कंडीशन कि रेट का इक्वल होना मस्ट है। रेट का कांस्टेंट से मतलब नहीं है, रेट का इक्वल होने से मतलब है फॉरवर्ड का जो रेट होगा बेटा बैकवर्ड का रेट भी वही होना चाहिए। तो मींस रेट का इक्वल होना मस्ट है। और साथ में सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना मस्ट है। क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हैं अच्छे से बेटा? यस और नो? अरे यस और नो? हाँ तो बेटा बात है पहुंच रही वहां तक, तो थोड़ा सा रिप्लाई भी चाहिए यार, ठीक है ना? समझे सब लोग? तो कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना, रेट का इक्वल होना, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझे कि वो इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। अब बेटा यहां पर मैं बात कर रहा हूं उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उस एसिड के लिए, इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। किसके लिए? एसिड के लिए। डन? तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Ka होता है वो किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम ऐसा बोलते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? तो जल्दी बताइए, रिएक्शन दिख रहा है यार आपके सामने।
H3O की कंसंट्रेशन, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू A माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA। रिएक्टेंट में यही दिख रहा है ना, ठीक है। और वाटर को मैंने देखो एरो के ऊपर लिखा है, तो वो रिएक्टेंट का पार्ट नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? बाद में वहां पर जिस तरीके से पढ़ोगे आप पढ़ना इक्विलिब्रियम में, मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अब देखो बेटा, मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना मस्ट है बोला। अगर कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना मस्ट है बोला, तो ये दोनों का रेशियो फिक्स हो जाएगा, यानी ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना यार? अगर ये कांस्टेंट बन गया तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट बन गया बेटा इनका रेशियो। हाँ कि ना? यस और नो? तो अब जैसे इन दोनों का रेशियो मेरे लिए कांस्टेंट बन गया बेटा, तो मेरे लिए ये कांस्टेंट हो गया, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? या और करके भी लिख सकते हो, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, HN भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो बेटा जल्दी से, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? अब एक चीज यहां से क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप, माइनस लॉग, और जब भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो वहां पर बेस 10 चलता है और कोई बेस नहीं चलेगा। नहीं लिखा है तो समझ जाना कि बेस 10 की बात हो रही है। माइनस लॉग ऑफ एचाइन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल्स टू पीएच। इसको पीएच को डिफाइन करने का ये तरीका, बाकी डेफिनेशन अगर बेटा आप वहां पर पढ़िएगा, मैं वहां पर जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है। फिर से ऐसे ही माइनस लॉग ऑफ Ka विच इज इक्वल टू Pka, ये कंडीशन आ जाएगी बेटा मेरे लिए। ये दो चीजें अपने को याद रखनी पड़ेंगे, ठीक है। आई रिपीट, माइनस लॉग एचाइन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू pH एंड माइनस लॉग ऑफ Ka विच इज इक्वल टू Pka। समझे? अरे समझे? तो इनके कंक्लूजन से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एचाइन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच कम होगा? बोलो हाँ कि ना? इस स्टेटमेंट से ऐसा लिख सकता हूं, और इस स्टेटमेंट से ऐसा लिख सकता हूं कि Ka बढ़ेगा तो Pka कम होगा। बोलिए हाँ कि ना? जल्दी बताइए बेटा, क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? तो इन सिंपल वर्ड के बेटा ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जहां से हम चीजों को कंप्लीटली इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट जहां से आपको प्रॉपर्ली ये समझ में आना चाहिए बेटा। मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने लिखे हैं बेटा, क्योंकि इसी को मैं रिलेट करने वाला हूं। ये सब पार्ट जितना भी लिखा है उसके बेसिस पे ये जो समझा है मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हो रही है? ठीक है, ये नोट डाउन किया? ओके, हो गया। हाँ। अब देखो इस पूरे पार्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा, और इतना आपने 9-10 में भी पढ़ा है कि पीएच जितना कम होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। सही है? वही चीज यहां पर भी दिख रही है कि पीएच डिक्रीज होगा तो एचआईन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। एचआईन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ये तो मानते हो ना बेटा आप लोग? यार समझे कि नहीं समझे? तो वही हो गया कि पीएच जितना कम होते जाएगा एसिडिक नेचर उतना बढ़ते जाएगा, क्योंकि एचआईन कंसंट्रेशन उस वाटर में उसकी उतनी ज्यादा रिलीज होते हुए चलेगी। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अगर मैं अच्छा एसिड आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि सर जहां मुझे पीएच दिखेगा तो सबसे छोटी पीएच जो होगा वो अच्छा एसिड होगा। सही है? दूसरी बात, अगर मुझे पीएच नहीं दिया, चलो ठीक है, ये तो ओवरऑल कंडीशन की पीएच की बात होगी, चलो, लेकिन वो क्वेश्चन में कभी पीएच नहीं देता। अब क्वेश्चन में आपको क्या देगा? पीके वैल्यू। क्या देगा? पीके वैल्यू। अब पीके वैल्यू क्या है बेटा आपका? माइनस लॉग ऑफ के विच इज इक्वल टू पीके। अरे समझे? तो क्या लिखा मैंने आपके? के बढ़ेगा तो पीके कम होगा। यस और नो? अब के बढ़ रहा है, पीके कम हो रहा है, और के कब बढ़ेगा? जब एचआईन बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। रिलेशन बना लो बेटा। तो मैं कहूंगा कि बेटा के डिपेंड किस पे कर रहा है? एचआईन कंसंट्रेशन पे।
HN कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा Ka भी उतना बढ़ेगा, और Ka जितना आपका बढ़ रहा है बेटा तो ऑब्वियस है कि Pk उतना कम होगा, और Pk जितना कम होगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो अब अगर आप रिलेट कर पाओगे तो कैसे रिलेट करोगे बेटा? फिर से यही बात, Pk वैल्यू आपको दी है 3-4, तो आप ये देखोगे सबसे छोटा Pk किसका है, जिसका Pk सबसे छोटा वो उतना अच्छा एसिड। अरे समझे? तो Pk वैल्यू से भी आपको डील करना आना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझे? अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूं बेटा, उस रिलेशन पे आइएगा, उसमें मैं और चीजें भी ऐड करूंगा, लेकिन जितने अभी आपको बता चुका हूं उतना मैं ऐड करते हुए चल रहा हूं। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस कंडीशन पे डिपेंड करती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ HN, बोलो हाँ कि ना? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल pH, बोलो हाँ कि ना? अरे अभी तो बताया यार बेटा, हाँ ना तो बोल सकते हो भाई यार, ठीक है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa, सही है? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही? मैं इसमें एक आध दो चीजें और ऐड करूंगा, लेकिन ये बताओ जितना मैंने डिस्कशन किया अभी तक आपके सामने, उनमें ये सब चीजें आ गई है? तो अब बस ये ध्यान रखना बेटा कि pH जिसका कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, Pk जिसका कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हुई? क्वेश्चन यहां से ज्यादा मिलेंगे, मैं फिर से आपको बोल देता हूं, आप Pk वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे, समझे? यस और नो? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है जहां से आपको कंप्लीटली ये कनेक्ट होना चाहिए, जहां से कंप्लीटली ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम उस एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब इसके बाद जो बातें चलेंगी बेटा वो कंप्लीटली हमारे पास, अभी मैं इसमें एक आध और पॉइंट लिखूंगा, लेकिन मैं उससे पहले ये चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, फिर वो यहां पर मेंशन कर पाऊंगा। अब बात आती है बेटा हमारे पास कि कोई भी अच्छा एसिड अगर हमें ढूंढना है तो वो अच्छा एसिड ढूंढने के लिए हमें कंडीशन क्या बनानी है। तो सपोज करो बेटा मैं HCl का एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहली बात कि HCl को अगर आप तोड़ोगे कैसे टूटेगा? टूट जाएगा ना? हाँ कि ना? HCl सीधा सीधा आप रखो बेटा, वो सीधे से टूट जाएगा, टूटेगा, टूट जाएगा, पानी में टूटेगा। क्यों? तो सीधे भी टूटना चाहिए ना यार बेटा, तो क्यों नहीं टूटेगा सीधे? क्या? तो पानी में एच बॉन्ड बना के करेगा क्या हो? मैं कह रहा हूं यहां पर नहीं टूटने के पीछे उसका रीजन क्या है? पोलैरिटी तो यहां पर भी है, ठीक है? पानी में डालने में टूट रहा, अगर आप ये कह रहे हो तो पानी में डालने में ही क्यों टूट रहा है? पानी में H2O है, उसमें वो H है, उसमें हाँ और इसमें डेल्टा नेगेटिव, हाँ, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर Cl जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो केवल ऑर्गेनिक के साथ बनाता है, इनऑर्गेनिक में Cl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। फोन कॉल, ये याद रखना, फोन इनऑर्गेनिक के लिए फोन कॉल बोल दिया तो ऑर्गेनिक भी इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी Cl अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो वो केवल और केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट होगा तब बनाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा हाँ, वहां पर ये बोल सकते हो वॉन डर वाल फोर्स लग रहा है, लेकिन वॉन डर वाल फोर्स तो इसमें भी लगेगा ना, इसके मॉलिक्यूल में नहीं लगेगा क्या? डाइपोल डाइपोल इंड्यूस फोर्स, ठीक है ना? डाइपोल डाइपोल इंड्यूस फोर्स तो यहां पर भी लग रहा है। तो भाई डाइपोल डाइपोल इंड्यूस फोर्स यहां लग रहा है, और अगर वो वहां पर वाटर के साथ जा रहा है वहां पर भी डाइपोल डाइपोल इंड्यूस फोर्स में बोलूंगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स ही बोलूंगा। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स यहां भी लग रहा है, डाइपोल डाइपोल फोर्स वहां भी लग रहा है, तो डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से वो वहां टूट रहा है, यहां नहीं टूट रहा?
हाँ बोलो। तो उससे क्या होगा, डिसॉल्व करेगा ना, उससे डिसॉल्व होगा। मैं क्या कह रहा हूं, सुनना मेरी बात, उससे चीजें डिसॉल्व होंगी, आयन सेपरेट होगा। वो तो सॉल्वेंट मीडियम प्रोवाइड कर दे रहा डिसॉल्व करने के लिए। तो आप ये कहते हो उसके बाद आयन सेपरेट हुए, पहले डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होगी तभी तो आयन सेपरेट होंगे। हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ी है ना, उसमें क्या करते हो बेटा, डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है तभी तो आयन टूटते, या पहले आयन टूट जाता है फिर डिसॉल्व होता है। हाँ यस, डिसॉल्व होने के लिए क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल पहले आयंस के सराउंडिंग में आ रहे हैं, तो दो आयंस के बीच में लगा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होना स्टार्ट होता है। फिर वो धीरे धीरे जितना वीक होते जाएगा उतना वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होते जाएंगे। तो आयंस जब तक सेपरेट नहीं होंगे तब तक ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास उसमें वो वाटर मॉलिक्यूल, यानी वो क्या होगा बेटा आपका, वो कंप्लीटली वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे अटैच हो रहे तो बॉन्ड भी टूट रहा है। तो कंडीशन क्या है बेटा, उन बॉन्ड का टूटना मस्ट है तभी वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो पाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल वाटर मॉलिक्यूल है, ये बात सही है। मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि बेटा वो वाटर में ही क्यों टूट रहा है, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है बेटा, मैं इतना आपको समझाना चाह रहा हूं। और ये 9th-10th में भी आपने पढ़ा है, अगर मैं आपको बात करूं तो, क्योंकि वहां वो पर्टिकुलरली आता है ये पॉइंट, स्पेशली 10th में जब आपने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, HCl से निकलने वाला H पॉजिटिव, इट इज नॉट अ स्टेबल कैटाइन, इट इज हाईली अनस्टेबल। वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है बेटा। तो अनस्टेबल है, जैसे ही टूट रहा है फिर HCl के साथ फिर से ज्वाइंट हो जा रहा है, जैसे ही टूट रहा है फिर से ज्वाइंट हो जा रहा है। तो इसका मतलब अनस्टेबल होगा, टूटना ही नहीं चाहेगा। लेकिन अब अगर मैं उसको स्टेबल बनाने के लिए ले जाऊं तो मुझे क्या चाहिए बेटा, भाई उस H पॉजिटिव को कुछ ऐसा पार्ट चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए जहां पर उसको मिले और वो जाके अटैच हो जाए। तो अब क्या हो रहा है, पानी में जैसे डाला तो पानी में ऑक्सीजन के पास वो जो सिग्मा नेगेटिव चार्ज है, 2 लोन पेयर वहां पर है, उसकी वजह से क्या करता है, H पॉजिटिव वहां खींचना स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से वो टूटा। इसी वजह से बोला जाता है बेटा HCl में अगर आप लिटमस पेपर डाल दोगे ना तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन HCl को अगर आप पानी में डालोगे तो उसके बाद लिटमस पेपर डालोगे तो कलर चेंज होते हुए दिखेगा। तो HCl आर अ एसिड इन केस ऑफ इट इज प्रेजेंट इन वाटर, अदरवाइज इसको आप एसिड नहीं बोल सकते बेटा, बिकॉज the H ion does not dissociate in a free state of HCl। और इसी रीजन की वजह से बेटा HCl 2 स्टेट में प्रेजेंट होता है, HCl गैसियस फॉर्म में भी, HCl लिक्विड फॉर्म में भी। अब ध्यान दो, अभी इसने बोला कि भाई वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती बेटा तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता ना, बोला कि ना। तो नहीं प्रेजेंट होने के पीछे रीजन क्या है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर डोमिनेंट है ही नहीं, वहां वंडर वॉल फोर्स लग रहा है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह बेटा कि वो जो वंडर वॉल फोर्स लग रहा है वो गैसियस स्टेट में हम उसको क्या करते हैं, लिक्विफाई कर रहे हैं, लिक्विफिकेशन प्रोसेस चलता है। लिक्विफिकेशन प्रोसेस की वजह से वंडर वॉल फोर्स उनके बीच में बढ़ा देते हैं और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो लिक्विफाई होता है, जहां वो क्रिटिकल पॉइंट पर आके लिक्विफिकेशन में कन्वर्ट होके आपका गैस लिक्विफाई हो पाती है, तब जाके मुझे वो लिक्विड स्टेट में दिखता है। तो HCl इसी वजह से बेटा एसिड तभी कहलाएगा जब उसको आप पानी में ऐड करोगे तो एचाइन देगा, लेकिन पानी में ऐड नहीं करोगे बेटा तो एचाइन नहीं देने वाला। फिर आप वहां पर जैसे ही आपने बेटा लिटमस पेपर डाला तो आपको वहां एचाइन मिल ही नहीं रहा, तो बेटा वो कलर चेंज करेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है सबको, यस और नो? अब ये दुनिया से परे वाला क्वेश्चन ही आपके 10th की NCERT में लिखा है, ये स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसके पीछे यही कंप्लीट लॉजिक है। आप HCl में लिटमस पेपर डालोगे, अगर वो कंसंट्रेटेड है कंप्लीटली, मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूं,
अगर उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी कर लिया तब भी वो आपको कलर दिखा देगा। अगर प्योर फॉर्म ऑफ HCl है तो कभी भी लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा, बिकॉज HCl डज नॉट डिसोशिएटेड इन अ फ्री स्टेट। उसको मीडियम ही चाहिए तभी वो डिसोशिएट हो पाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये ध्यान रखना बेटा। और ये मैं स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं आपके 10th के आपके एसिड बेस सॉल्ट जो यूनिट है उसमें लिखा हुआ है, ये वहीं से मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो यहां पर पानी होगा तो ही ये टूटने वाला है और टूटने वाला है तो बेटा यहां पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी इसको हम एक्वस लिखते हैं इसी वजह से। शायद देखा भी होगा आपने, अगर एक्वस लिखा है तो वो क्यों लिखा है वो समझ पा रहे हो? इसका मतलब वो पानी में टूट रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। अब बेटा ध्यान दो, मतलब एक्वस लिखा है मतलब ये H3O पॉजिटिव ही जैसा है, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दो बेटा, ये टूटा, H बन गया, H पॉजिटिव निकल गया, ये Cl आयन, इसे हम बोलते हैं बेटा इसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस मतलब ये इसका कॉन्जुगेट पार्ट है। HCl का कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा बेटा? Cl नेगेटिव। क्या बोला मैंने? HCl का कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा? Cl नेगेटिव। आई रिपीट कि कॉन्जुगेट पार्ट का मतलब क्या है? वो कॉन्जुगेशन से मतलब नहीं है। जो मैंने अभी तक आपको बता रखा है कि कॉन्जुगेट पार्ट के रेजोनेंस की बात, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां लिखा क्या है? कॉन्जुगेट बेस। इसको हम एक नाम और दे सकते हैं बेटा, एनायन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। यस और नो? अरे समझे? ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, मैं ये बोलूं बेटा ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रही है बेटा, ये तभी पॉसिबल है जब बनने वाला ये कॉन्जुगेट बेस या एनायन, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो? ज्यादा की कम? यस, मैक्सिमम स्टेबल एनायन हो। एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बेटा, हमारा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली मूव करेगा, या ये मैं कह सकता हूं वो रिएक्शन फिजिबल होगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? और अगर फिजिबल होगी तो HN भी उतना ज्यादा देगा, और HN उतना ज्यादा देगा तो उतना अच्छा एसिड होगा। समझ पाए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो आई रिपीट, द एसिड आर अ स्ट्रॉन्गर एसिड और अ पावरफुल एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ अ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बोलो हाँ कि ना? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या एनायन, उस एनायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अरे समझे? तो ये पॉइंट बेटा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। अब इसलिए मैंने उसको कंप्लीटली मेंशन कर दिया कि ये कंडीशन चलेगी। समझे? अब मुझे बताओ बेटा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? अगर कहीं पर मेरा नेगेटिव चार्ज बना है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आ जाता हूं, ठीक है ना? इतना समझाने के बाद बेटा मैं सीधे सीधे उस ऑर्गेनिक पॉइंट पर अगर कनेक्ट करूं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बेटा उस नेगेटिव चार्ज एनायन की ही बात करते हैं, कार्बो एनायन की बात कर लो, हम उसी पे आ जाते हैं चलिए, क्योंकि वो हमने पढ़ा है तो वहीं से फिर मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को अगर हमें डिसाइड करना है, कैसे ग्रुप लगाऊं कि कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग? सबको क्लियर है? कैसे ग्रुप अटैच करने? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यस और नो? तो अब क्या करना है बेटा, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस है कि वो एनायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर उतना ज्यादा स्टेबल होगा बेटा तो हमारे पास स्टेबिलिटी मैंने बढ़ाई तो एसिडिक स्ट्रेंथ उस कंपाउंड की उतनी ज्यादा होगी, तो वो उतना अच्छा एसिड होगा। बोलो हाँ कि ना?
अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो मुझे काम क्या करना है बेटा? ऐसा देखना है कि मुझे जो कंपाउंड बना रखे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पर अटैच है सबसे पहले, ताकि मैं उस एनायन की स्टेबिलिटी की बात कर पाऊं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, मतलब मैं सीधे सीधे इतना ही बोलूं बेटा कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम चल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सही है। अब जब मैंने ये बात कही तो बेटा आप सबके लिए इसको जनरलाइज कर दो, कार्बन आयन की बात नहीं कर रहा हूं अब मैं इसको सभी के लिए जनरलाइज कर दो, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है, जिस पे भी नेगेटिव, चाहे वो कार्बन पे है, चाहे वो ऑक्सीजन पे है, चाहे किसी नाइट्रोजन पे, किसी पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, तो नेगेटिव चार्ज जिस पे भी आएगा बेटा उस पे मैं विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो उस एनायन की स्टेबिलिटी को वो बढ़ा देगा। यस और नो? क्योंकि मैंने यहां एनायन लिखा है, कार्बो एनायन नहीं लिखा है, मैं इसका मतलब मैं सभी एनायन की बात करना चाह रहा हूं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो मैं ये कह रहा हूं बेटा उस नेगेटिव चार्ज जो एनायन है उस पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके लेके जाएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा? यस और नो? और जितना ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा तो कार्बोकैटायन, मतलब आपका जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की, वो बढ़ेगी। यस और नो? स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो इसके पीछे ये कंप्लीट लॉजिक है। क्या है, रिपीट कर सकते हो क्या मेरे लिए आप? हाँ कि ना? रिपीट कर सकते हो? अब देखो आवाज क्या हो गई ना, 2-4 लोगों की, 10-12 लोगों की आवाज आने लग गई। क्या रिपीट कर सकते हो? चलिए बोलिए फिर क्या होगा, बोलो और रिपीट करो। ऐसे दो ना, ऐसा 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 चल रहा है, एक सीक्वेंस में बोलो ना बेटा थोड़ा सा, ताकि सबको क्लियरली पता चले। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं फिर आप उसमें कंटिन्यू करना। ठीक है, और वो मैं बीच में जो छोड़ दूंगा तुरंत, फिर आप कंटिन्यू करना उसको। ओके ओके, हम ये बात कर रहे हैं बेटा कि हमें किसी भी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को देखना है तो हमें कहां जाना है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने आपको बोला आप वहीं से आप मेरे को उस पॉइंट को कंप्लीटली स्टार्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है मैंने पूछा? देखो ये कहानी है ना, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती है या सब ऊपर से जाती है बेटा? अभी तो मैं आप लोगों ने खुद अपने साइड से रिप्लाई दिया है कि क्या होना चाहिए कि वो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो, तो क्या ये बोलने में अपने को दिक्कत है? तो फिर मैंने आपको बोला मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको आगे उसको लेके चलना है कि अगर फिर 2-4 लोगों के बोलने से काम चलेगा क्या? तो फिर मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं फिर से उस पॉइंट पे आ रहा हूं कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। तो हमें क्या देखना है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। और अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो कंपाउंड एसिडिक ज्यादा होगा कि कम होगा? ठीक है, तो हमें एक चीज का ध्यान अच्छे से रखना है कि हम उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को मैक्सिमम कर दें, हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है कि कम है। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल वो उतना अच्छा एसिड। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अब देखो ऑर्गेनिक में यही से क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम। कुछ स्पेसिफिक केस होंगे बेटा वो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। समझे कि नहीं समझे? क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हुई? तो हमें करना क्या है? अगर हम प्रॉपरली ये बात करें, मैं इन पॉइंट को छोड़ दूं तो मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ को देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सब बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ। यस, हमें उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को क्या करना है? इंक्रीज करना है या बढ़ाना है। ठीक है,
जितना ज्यादा उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वो उतना अच्छा एसिड होगा। क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हुई? यस और नो? अब बेटा इसमें बात आती है कि जब हम इस पूरे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो अब हमें यहां पर कंप्लीटली उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को ही लेके चलना। अब स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए अब मैं आता हूं उस पॉइंट पे। स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए मैंने आपको अगर कार्बो एनायन होता है तो क्या ऑर्डर बताया बेटा? कार्बो एनायन होता है तो क्या ऑर्डर बताया? बोलो। जनरल के लिए, स्टेबिलिटी के लिए क्या ऑर्डर बताया? बताओ क्या चीज को फॉलो करना है? देखो वो याद नहीं है, अपन काय को याद रखे बेटा, है ना? आपको बोला था ये ऑर्डर हर हमेशा काम करेगा आपको, हाँ कि ना? क्या है ये? सबसे पहले ए क्या है? और ई इक्विवेलेंट आरएस, आर रेजोनेंस, एच पीछे बैठने का आनंद ले रहा है क्या? है तो ऐसा मत करना यार बेटा, ठीक? मेरे उम्मीदों में भी पानी फेर रहा है और अपने तो फेर ही रहा है, तो फिर ठीक है ना? बोलने की हो रही है, मतलब ये फालतू के काम करने अभी जरूरत है क्या? नहीं ना, ठीक है? तो यहां ध्यान दे, अपने को बोल, थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी। जो चीजें आपको याद नहीं रहती, बार बार मैंने आपको बोला कि जनरल ऑर्डर आपको बता रखा है तो वो दिमाग में छप जाना चाहिए। इतना तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपके सामने रखा है बेटा, ठीक है ना? तो हमारे पास बेटा AERHI ये बेसिक ऑर्डर है, समझे? तो अगर बेटा कोई H निकलने के बाद अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, यानी H पॉजिटिव निकल गया, और बेटा उसके बाद ऑब्वियस H पॉजिटिव निकला होगा, तो जहां से H पॉजिटिव निकला वहां नेगेटिव चार्ज आएगा, और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से फिर वो एरोमेटिक बन रहा है, तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? तो अगर वो एरोमेटिक करेक्टर इनिशिएट कर रहा है H पॉजिटिव निकलने के बाद बेटा, तो हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, और हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? बहुत ज्यादा होगी। क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हैं? पक्का? और दूसरा हमारे पास इक्विवेलेंट आरएस, हाँ कि ना? और फिर तीसरा रेजोनेंस, और चौथा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट इज, तो ये एक बेसिक ऑर्डर है। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बेटा हमें यह देखना है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे, क्योंकि जो विथड्रॉइंग ग्रुप वाले होंगे वो मेरी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो अगर मैं विथड्रॉइंग की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो कौन कौन से होते हैं आप बताओ? माइनस, हाँ दिमाग में रखना, पहले -m बोलना है ना कि -i। जिसने -i पहले बोला उसको पापी है, वो सबसे ज्यादा पाप की है, क्योंकि इतनी बार समझाने के बाद भी हम पाप ही करेंगे सर, हमने तो डिसाइड कर रखा है हम पापियों के सबसे जो बड़े सरदार हैं, तो फिर -i बोलते रहना बेटा। तो पहले क्या आएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में? -m। अभी भी कोई पापियों का सरदार है तो बोल सकते हो बेटा, -m पहले इज डोमिनेंट एज कंपेयर टू -i। इज दैट क्लियर? इसका मतलब साफ साफ हमें दिख रहा है कि बेटा हमारा +m है, +i है, हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर मैं सीक्वेंस में बोलूं तो +m, हाइपर कॉन्जुगेशन और +i, ये हमारा क्या दिखाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का नेचर दिखा रहा है। डन? तो ये उस एनाइन पे, उस पे नेगेटिव जो चार्ज आएगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा, और कम करेगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा? देखो यही लॉजिक चल रहा है जो अभी तक हम पढ़ के आए, कुछ नया नहीं करना, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं बेटा, शायद आप समझ पाओगे यहां से कि हाँ मैं जो बात इतना डिटेल में कर रहा हूं तब से आप इस चीज को कैसे रिलेट करोगे। अगर ऐसा कुछ हो जाए बेटा,
यहां पर नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव निकल गया, मतलब H पॉजिटिव कहां से निकला है समझ में आया आपको? हाँ कि ना? H पॉजिटिव कहां से निकला पता चला? अब देखिए बेटा, H पॉजिटिव निकलने के बाद बनने वाला जो एनायन है वो क्या स्टेबल है? हाँ कि ना? स्टेबल है। अब मैं ये पूछूं बेटा कि स्टेबल किसकी वजह से, बता सकते हो? बताओ किसकी वजह से स्टेबल है? यहां से तो आवाज ही नहीं आती, पता नहीं चल रहा है ना? नहीं पता चल रहा है ना? आपसे पूछ रहा हूं, पता चल रहा है तो रिप्लाई तो करना है ना बेटा। अपन ऐसा डिसाइड करके आए कि अपन बोलेंगे नहीं बेटा, ये डिसाइड करके बैठो तो फिर अलग बात है, नहीं तो इससे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा ना कि भाई आपको कितना कनेक्ट कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। अगर समझ में आता है बेटा तो इस पर रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करो, और कुछ चीजें दिमाग में बहुत अच्छे से चीजें ओपन होती है बेटा, फिर जितने भी अपने कंफ्यूजन है बेटा वो सब खुलते हुए चलते हैं। हम क्या करते हैं, बस बैठे रहते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हमें काहे को रिप्लाई देना। बेटा ये आपके लिए ही हो रहा है यार, मैं बस इतना ही चाह रहा हूं। इससे मैं बार बार आप लोगों से पूछता हूं कि बेटा रिप्लाई दो। और वैसे भी भाई देखो, अब ये लोग कुछ भी बोले, देखो मैं इस चीज में गलत नहीं कर रहा हूं कि आप लोग गलत हो, बट अगर ये लोग कुछ भी सोचे, मोदी जी इतना प्रमोट करते हैं यार कि भाई हमें वुमेन पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग इतना साइलेंट जोन में रहते हो, कैसे काम चलेगा? मतलब ऐसा नहीं कि बेटा ये ज्यादा है तो आपको दबा रहे हैं, ऐसा इसलिए डरने की कोशिश नहीं है करना। आप बोलो ना बेटा यार, जब बोलोगे तो पता चलेगा। इंसान गलत बोलता है तो सही सीखता है। आपकी टेंडेंसी क्या होती है कि बोलते ही नहीं हो तो बातें वहीं पर खत्म हो जाती। समझे कि नहीं समझे? ऐसे प्लीज बोलिए, अगर आप कनेक्ट करो उन चीजों को बाहर निकालिए ताकि अपने को पता चले कि भाई हाँ आप कितना समझ पा रहे। ठीक है, हाँ तो बेटा ये कंपाउंड जो एनाइन बना है वो स्टेबल है, और किसकी वजह से स्टेबल है? एरोमेटिसिटी की वजह से। अब भी नहीं बोल रही तो ठीक है, एरोमेटिसिटी की वजह से वो स्टेबल है। अब ऑब्वियस है, देखो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये सबसे नंबर 1 पे आ रहा है तो हाईली स्टेबल होगा। और सेकंड थिंग बेटा, इस नेगेटिव चार्ज को जब आप डिलोकलाइज करोगे ना तो वो हमारे पास यहां पर नेगेटिव चार्ज फिर अंदर जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा। अब मैंने आपको एक बात समझाई है, जब ऑड मेंबर रिंग हो, मैं कार्बन तो नहीं बोलूंगा कि हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, ऑड मेंबर की रिंग होती है बेटा, तो उस केसेस में मैंने आपको समझाया भी है, दिखाया भी है। वो चार्ज जो है वो सभी एलिमेंट में जो रिंग में इन्वॉल्व हुए हैं वो सभी में पार्टिसिपेट होते हैं, और सभी में उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो ये माइनस जो एक चार्ज दिख रहा है माइनस चार्ज, ये 5 के पास जाएगा, मतलब एक के पास तो ही बाकी 4 के पास भी जाएगा, टोटल 5 के पास जा रहा है। तो अगर डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? -1/5 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, जब वो चार्ज इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है तो क्या बोला था मैंने आपको? इक्विवेलेंट आरएस भी बनाएगा। और मैंने आपको बोला भी था कि जहां इक्विवेलेंट आरएस बनेगा अगर वो रिंग है तो एरोमेटिक दिखाएगा। देखो एरोमेटिक दिखा रहा है, अपने आप पता भी चल गया, एरोमेटिक के रूल को भी फॉलो कर रहा है, इक्विवेलेंट आरएस भी बना रहा है, तो हाईली स्टेबल हो गया। तो H पॉजिटिव इजिली निकलना चाहेगा, हाँ के ना? तो ये एसिड उतना अच्छा होगा कि नहीं होगा, कह सकता हूं? बोलो जल्दी से, पक्का? अब मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या ये कंपाउंड मेरा एरोमेटिक था? ये कंपाउंड कैसा था? कैसा था? नॉन एरोमेटिक। सही है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, तो मैंने आपको बोला वो रिएक्शन अगर स्टेबल कंपाउंड बनाएगा तो उस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाना चाहेगी। बस यही बात है बेटा। तो ये कंपाउंड मेरा एसिडिक हो गया। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो ये जो पूरा क्राइटेरिया बेटा, प्लीज मेक श्योर कि इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करें। सब चीजें कंप्लीटली डिपेंड करती है उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे।
अब इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के पीछे क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है, तो वो रीजन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे। एक क्वेश्चन जिसके बेसिस में आपको मैं उनके रीजन को इनिशिएट करना स्टार्ट करता हूं कि वो किस तरीके से स्टेबल होंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास RSO3H है और दूसरा मेरे पास RCOOH है। अगर मुझे इन दोनों में से ये बताना है कि भाई कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो मैं क्या करूंगा पहले बताइए। सबसे पहले क्या करूंगा, H पॉजिटिव निकालूंगा। H पॉजिटिव निकालने के बाद क्या होगा, क्या क्या दिखेगा मुझे H पॉजिटिव निकालने के बाद, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस दिखेगा। अब मैं क्या करूंगा, कॉन्जुगेट बेस को कैसे डिसाइड करूंगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो चेक करूंगा। जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सही है, अरे समझे, पक्का। तो ध्यान दो बेटा, अगर मैं यहां से H पॉजिटिव निकालता हूं तो RS ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बन जाएगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, समझे ना सब लोग। और यहां से H पॉजिटिव निकालता हूं, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सही है, सही है। तो बेटा अब यहां से अगर ये अंदर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा। अब यहां ध्यान दो बेटा, मैंने आपको इसमें इक्विवेलेंट RS बनाते हुए दिखाया है। बोलो जल्दी से हाँ के ना, बनता है ना इक्विवेलेंट RS, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बताओ, यस और नो। तो लिख सकता हूं कि यहां पर 3 इक्विवेलेंट RS बनेंगे, यहां पर क्या बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट RS। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बताइए, क्या ये सबको क्लियर है। तो अब 3 इक्विवेलेंट RS जहां बन रहे वो ज्यादा स्टेबल होगा कि 2 इक्विवेलेंट RS जहां बन रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, दोनों में इक्विवेलेंट RS है, तो फिर मैं कहां जाऊंगा, जहां नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे ज्यादा स्टेबल होगा, ये बताया हमने। तो इसका मतलब यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये एसिड स्ट्रांग होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना है बेटा, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड वन। इज दैट क्लियर, क्या मेरी बात सबको समझ में आई। और दूसरी बात देखो, इसके पीछे दूसरा रीजन भी है। दूसरा रीजन क्या है जो आपको मैंने समझाया कि बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, एरोमेटिक सल्फो, मतलब ऑर्गेनिक सल्फोनिक एसिड आप बोल दो। ऑर्गेनिक में एरोमेटिक भी आ जाएगा, एलिफेटिक भी आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक सल्फोनिक एसिड जो होंगे बेटा, अगर वो आप देखो बेटा, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। सल्फोनिक एसिड जो है बेटा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो वो जनरली इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रहना चाहता है। अगर वो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रहना चाहता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखा रखा है कि इनऑर्गेनिक एसिड्स आर अ मोर एसिडिक देन द ऑर्गेनिक एसिड। अब देखो ये उस पॉइंट को भी प्रूफ कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे यहां इक्विवेलेंट RS भी मिले मुझे। मैंने इसको बोला कि बेटा ये ज्यादा एसिडिक है। इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पर भी सल्फोनिक ग्रुप यानी SO3H ग्रुप लगा हो वो एसिड ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होगा। याद रहेगा, यस और नो। तो ये ध्यान रखना। एक स्पेसिफिक केस और है, वो भी समझा दूं, मतलब अल्टीमेटली थोड़ा सा स्पेसिफिक केस में आ जाता हूं, फिर बाकी रीजन वाले में समझेंगे। तो एक स्पेसिफिक केस है HCOH और हमारे पास C6H5 COH, यानी बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में यहां एक स्पेसिफिक केस है बेटा कि हमारा होना चाहिए बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक। क्यों, क्योंकि बेटा वो डीलोकलाइजेशन में जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ बेटा, फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो गया। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये एक स्पेसिफिक केस है। क्यों, क्योंकि ध्यान दो बेटा, C6H5 जो है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहेगा, -I की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर रिवर्स केस है ड्यू टू प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन एंड द pK वैल्यू।
पीके वैल्यू के बेसिस पे जब ऑब्जर्व किया गया बेटा, तो फॉर्मिक एसिड को ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दी गई, ज्यादा एसिडिक नेचर बताया गया एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। तो ये भी एक स्पेसिफिक है। तो इसका रीजन लिख सकते हो कि भाई पीके ऑफ फॉर्मिक एसिड इज लेस देन pKa, जिसका pK कम होगा ना, ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, C6H5COH। ध्यान दो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही हमने ये बेसिस पे बना रखा है ना, ये कंडीशन, पीके जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि बेटा हमारे पास पीके ऑफ एसिडिक फॉर्मिक एसिड इज लेस देन एज कंपेयर टू पीके ऑफ क्या, बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम याद रखो, मैं बार बार कह रहा हूं, आप उनको बोलते हुए, मैं बोल रहा हूं तो कम से कम मेरे साथ में उसको बोलो तो आपको ऑटोमेटिकली याद होते हुए चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो आप लिखते हुए चलो, तो कॉमन नेम बोलो, कि कॉमन नेम को याद रखने का तरीका यही है, समझे? क्लियर है? तो इस बेसिस पे बेटा हम ये डिसाइड करेंगे। आगे तो बहुत सारे इसके लॉजिक है, हम डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके।